हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया अपना एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कंप्लीट किया जिसका नाम था मोटिवेशन, और हम लोगों ने पढ़े फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। एंड आई होप कि लास्ट की क्लास आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ वो टॉपिक होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद करा देती हूँ पुरानी क्लास की एक क्विक रिकैप के थ्रू, लेकिन तब तक अटेंडेंस लग जानी चाहिए। तो चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स के साथ, जहां हम लोगों ने ये समझा कि दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जो डायरेक्टली मनी के टर्म्स में होते हैं, यानी कि या तो पैसा है या पैसे के बराबर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है ताकि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो उसके लिए हमने किया आरसीबी का पूरा प्रमोशन। कैसे? हमने किया पेड प्रमोशन फॉर दी आरसीबी प्रो प्लेयर्स, ठीक है, जिससे हमने समझे अपने सारे के सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव और इस प्रमोशन से हमने भी कमाए कुछ पैसे। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला था पे एंड अलाउंसेस, जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एंटर करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाली सैलरी, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला पे और उससे जुड़े जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव में ये समझा कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी उतनी ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा अच्छा वेज रेट। उसके बाद बोनस से हमने ये जाना कि वो सारे इंसेंटिव्स जो आपको आपकी सैलरी या वेजेस से अबव मिलते हैं, चाहे वो किसी ओकेजन के अकॉर्डिंग मिले या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिले, तो पैसा तो एक्स्ट्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो इस तरीके के बोनसेस भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। देन हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि सामने वाले को ये बताओ, भाई एम्प्लॉय को ये एहसास कराओ कि अगर कल को आपके परफॉर्मेंस की वजह से हमें अगर फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा हम अकेले एंजॉय नहीं करेंगे, उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। तो प्रॉफिट में उन्हें कुछ हिस्सा देकर भी मोटिवेट किया जाता है। देन को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, उन्हें ऑनर बना दो, उनके अंदर एक मालिकाना अधिकार की फीलिंग जनरेट कर दो और अपनी कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उनके सामने ऑफर कर दो, जिससे उनको भी लगे कि इस कंपनी में हमारा भी पैसा लगा है तो हमें अच्छा परफॉर्म करना ही है। देन रिटायरमेंट बेनिफिट, कि आज आप यहाँ पर हो, काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, बट कल जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो उसके बाद भी कंपनी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती रहेगी। तो ये रिटायरमेंट, पेंशन प्लान्स, ये सारे भी हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। देन आते हैं हमारे परक्विजिट्स, यानी कि इन काइंड बेनिफिट्स, कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो पैसे तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते लेकिन पैसे के बराबर बेनिफिट आपको ज़रूर देते हैं, जैसे कि कार की फैसिलिटी देना, घर की फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना, उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री दिलवा देना। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। तो ये तो थे हमारे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव। फिर हम बड़े नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरफ, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें तो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमें इमोशनली और साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऐसे में हमने पढ़े कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसके लिए देखे ज़रूर हमने क्या, ओ सी कार्ड्स एंड जीप, और उसकी हेल्प से हमने समझे अपने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें सबसे पहला इंसेंटिव था स्टेटस, कि कई बार किसी जॉब पोजीशन को देखकर हम लोग मोटिवेट होते हैं कि यार हमें उस स्टेटस तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है उस स्टेटस से रिलेटेड फ्रीडम, उस स्टेटस पे मिलने वाली पावर, उस स्टेटस से मिलने वाली पहचान, द रिकॉग्निशन, इसकी वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, यानी कि
हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक अलग होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल भी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि जब हमें एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पर हमसे फ्रेंडली रह रहे हैं हमारे कुलीग्स, हमारे सुपीरियर, हमारे सबॉर्डिनेट, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर भी हम अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनके करियर को अच्छा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने काम कराने के लिए हमें नहीं रख रहा है, ये हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, कि आपकी जॉब ही ऐसी है, आपकी जॉब में वो वेराइटीज़ ऑफ वर्क है, आपकी जॉब में आपको मज़ा आ रहा है काम करने में। क्यों? क्योंकि हर दिन आपके सामने एक नया चैलेंज आता है, हर दिन आपको कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे वो हम देखा करते थे ना बचपन में CID, हर दिन एक नया केस, तो उनको मज़ा आता था, अलग ही एक एक्साइटमेंट होता था कि क्योंकि एक नया केस आपके सामने है, तो उसको देखने वाले को भी मज़ा आ रहा था, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो एक एनर्जी लेवल उनका हाई रहता था कि यार आज ये एक नया चैलेंज है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी कि जब हमें हमारे काम की पहचान मिलती है, जब सबके बीच में हमारी तारीफ होती है, तो वो तो डेफिनेटली हमें मोटिवेट करता ही है। तो यहाँ पर बात हुई थी कि एम्प्लॉयज़ को उनके काम को पहचाना जाए। ठीक, फिर हम लोगों ने बात करी जॉब सिक्योरिटी की, मतलब कि हमारी जॉब कितनी सिक्योर है, हमारी जॉब से रिलेटेड हमें सिक्योरिटी क्या क्या मिली हुई है। क्योंकि अगर जॉब सिक्योर नहीं है, हर आए दिन देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे में हमेशा एक डर में काम करते हैं, वो हमें मोटिवेट नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर हमारी जॉब सिक्योर्ड है तो हम मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। देन उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना समझता है, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमें इन्वॉल्व करते हैं, तो एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी उसको मोटिवेट करता है, क्योंकि वो उसकी एफिलिएशन नीड को पूरा करता है। देन उसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, आपको आपके काम से रिलेटेड पावर मिल रही है, ऐसी पावर नहीं कि तुम कंपनी के CEO को इसके ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के बाहर फेंक रहे हो, ऐसी पावर जिसके अंदर तुम अपने काम से रिलेटेड, अपने डेली रूटीन वर्क से रिलेटेड बार बार अपने बॉस से नहीं पूछ रहे हो, उससे अप्रूवल नहीं ले रहे हो, अपने आप ही आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले पा रहे हो, इतनी आपको उन्होंने क्या दी है, पावर दी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, एंड आई होप कि डिफरेंस तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो बेटा ये जो अब तक की कहानी मैंने आपको बताई, ये तो लास्ट क्लास की थी। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग, विच इज नोन एज लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप पढ़ाऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, पूरे फन के साथ। बट हाँ, असुविधा के लिए खेद है डेफिनेटली कि आप समझ पा रहे होंगे कि पिछली 1-2 क्लासेस से मैडम का गला कुछ ज़्यादा ही डाउन हो चुका है ड्यू टू द चेंजिंग वेदर कंडीशन। बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये मुझे, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम हो रही है। बट मैं यस पूरे जोश के साथ कोशिश कर रही हूँ कि आप तक जो मेरा कंटेंट डिलीवर हो रहा है उस कंटेंट में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो आवाज़ भले ही कम होगी, लेकिन फिर से वही आपकी मैम का जोश पूरा होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लीडरशिप की। डायरेक्टिंग में हमने एक बात तो ये समझ ली कि हमें कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। बट जब मैंने आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ाई, तो वहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप सुकून से बैठे हुए थे, या आप हो सकता है किसी सोच विचार में बैठे हुए हो, आप खड़े नहीं हो रहे हो एक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन था। कहते हैं ना लैक ऑफ मोटिवेशन, तो लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है द लैक ऑफ एनर्जी टू एक्ट, कि आपके अंदर वो एनर्जी की कमी थी जिसके लिए आप एक्शन में आते। आपको वो कोई चीज़ दिख नहीं रही थी अपने सामने जिसके लिए खड़े हुए और काम करना शुरू करें। बट जब हमने आपको आपके सामने वो चीज़ ला के रख दी कि यार देखो, अगर तुमने ये रास्ता पार कर लिया, अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ये CEO की पोस्ट मिले, बिल्कुल मिलेगी, बस ये काम करके दिखा दो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें इस बार एक्स्ट्रा बोनस मिले, तो ये वाला टारगेट अचीव कर दो, तुम्हें डेफिनेटली बोनस मिलेगा। तो जब हमने आपके अंदर एक एनर्जी डाली, कैसे? कोई ऐसी चीज दिखाकर जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए आप अपना बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके लिए आप अपना बिहेवियर को उस गोल की तरफ लेकर जा रहे थे, तो वो मोटिवेशन था। बट लीडरशिप क्या है? लीडरशिप के अंदर मैं आपको कुछ भी ऑफर नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई सामान, ना तो
पैसों के टर्म्स में, ना ही किसी और चीज़ के टर्म्स में, कोई रिस्पेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट या पावर, कुछ नहीं दूंगी मैं यहाँ पर आपको, बट फिर भी आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। दिस इज़ लीडरशिप। इंस्टाग्राम हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब भी हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इंस्टाग्राम पर आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं शायद वो काम आपको पसंद आ रहा है, वो लोग जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं शायद वो चीज़ आपको पसंद आ रही है। और बहुत सारे लोग जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनकी तरह काम करना शुरू भी कर देते हैं, है ना। चलो एक और बात समझते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है? ये जितने भी ऑनलाइन ये इंस्टाग्राम पे लोगों को जिनको आप फॉलो करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा कि आप उनको फॉलो करें। लाखों करोड़ों अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे अकाउंट्स को तो आपने फॉलो नहीं कर रखा होगा, सिर्फ कुछ ही अकाउंट्स को आपने फॉलो किया होगा जिसने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया कि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप फॉलो करें। दैट्स वाई they're all known as the influencer, because वो सक्सेसफुल हुए आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। और आपको पता है यही है हमारा लीडरशिप का एस्पेक्ट। ये एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो है हमारा लीडरशिप, ये यही होता है कि जहां पर एक व्यक्ति, उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दे कि वो उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाए, कि वो उस तरीके से काम करने को तैयार हो जाए जैसा काम वो उससे कराना चाहता है। वो कहता है ना आपसे कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये रील 3 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अगर आप इस रील को पसंद करते हैं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो और आप वो काम कर भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। तो लीडरशिप के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि लीडरशिप इज द आर्ट और द प्रोसेस। जब मैं मोटिवेशन पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि मोटिवेशन और लीडरशिप में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर बदलेगा, है ना। लेकिन एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है मोटिवेशन और लीडरशिप के अंदर कि यहाँ पर लीडरशिप में एक लीडर अपनी एबिलिटी की हेल्प से सामने वाले का बिहेवियर चेंज करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे। बट मोटिवेशन के अंदर हम आपको वो चीज देंगे जो आपको चाहिए, जो आपके दिली इच्छा है, आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे और आप मोटिवेट होंगे, आप उसे अपना गोल बनाएंगे और उसके तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड द मोटिवेशन, ठीक है। सो लीडरशिप को कहा गया दैट इट इज द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, दिस इज द की वर्ड, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, कि यहाँ पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, सो दैट दे विल स्ट्राइव, दे विल स्ट्राइव, दे विल स्ट्राइव का मतलब दे विल ट्राई, willingly and enthusiastically, willingly मतलब अपनी मर्जी से, willingly का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी मर्जी से। enthusiastic मतलब पूरे जोश में, towards the achievement of group goals। क्या है लीडरशिप? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी कला है। किस चीज की कला? लोगों को प्रभावित करने की, ताकि वो सभी लोग कोशिश करें। किस चीज की कोशिश? अपनी मर्जी से, पूरे जोश में। किस चीज की कोशिश और किस चीज के लिए जोश चाहिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, कि जो भी हमने गोल डिसाइड कर रखा है उस गोल को अचीव करने के लिए वो हमारे पीछे, हमारी टीम में आ जाए और हमारे पीछे पीछे चल दे। सो दिस इज लीडरशिप, ठीक है। तो बात करते हैं अब लीडरशिप के फीचर्स की, कि एक लीडरशिप के अंदर लीडर में क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहला फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो इस फीचर को बोलूंगी कि ये है द एबिलिटी। लीडरशिप हमेशा एक एबिलिटी को शो करता है किसी भी एक इंडिविजुअल की, कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दे। क्या हर कोई सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है? हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। कि वो कहते हैं ना कि तुम तो हमें अपनी बोतल में उतार देते हो। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि किस बोतल में उतार देना। तो बेटा ये होता है कि सामने वाले को अपनी बातों में ले आना,
ये कहावत है। तो सामने वाले को अपनी बातों में ले आना इज इन्फ्लुएंसिंग, कि मैं इस तरीके से आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ कि आप मेरी उस बात को मान गए हो, आप इन्फ्लुएंस हो गए हो मुझसे। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ लीडर, कि वो सामने वाले के बिहेवियर को क्या कर पा रहा है, इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ही ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर, कि आप किसी चीज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट लेकर चल रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब उनका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट होता है, तो कम नंबर आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे देखो मैंने देखे हैं ऐसे, जो बेटा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट समटाइम्स उनको ना रिजल्ट नहीं मिल पाता उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उनका एक इनडिफरेंट, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कितने भी मेहनत कर लूं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि यार तुम नेगेटिव हो रहे हो ना, नहीं, तुम्हारे उस नेगेटिव एटीट्यूड को हम पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलेंगे। ये जो आपका एक इनडिफरेंट एटीट्यूड हो चुका है अपने काम के लिए, अपनी उस चीज के लिए, हम उसको पॉजिटिव करेंगे। तो आपको वो समझाना कि क्यों आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, आप ये समझो, अपनी गलतियों को पहचानो, उसको सुधारो और फिर से ट्राई करो। कोई बात नहीं, एक बार फिर फेल होगे, 2 बार फेल होगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे। और जब एंड पॉइंट आएगा, जब एक्चुअल में एक्शन का टाइम आएगा ना, तो तुम इतने स्ट्रांग हो चुके होगे, इतने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होगे कि तुम डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर लोगे। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करे, आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट, लीडरशिप इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, किसके बीच का, बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। एक लीडर और फॉलोअर के बीच का रिश्ता कैसा है, ये वो लीडरशिप डिफाइन करता है, और अभी हम देखेंगे भी। उसके बाद लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लीडरशिप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे यहाँ पे जितनी भी टीम है उस सभी टीम का एक कॉमन गोल है, और हम सभी लोग उस कॉमन गोल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, लास्ट इसका फीचर है हमारे पास, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और लीडरशिप एक कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। सो ये हमारे फीचर है लीडरशिप के। पहला क्या था कि एक एबिलिटी है लीडर की, कि वो किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, उनके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। तीसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बताता है। फोर्थ था कि कॉमन गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। और फिफ्थ है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल, कि लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है। लीडरशिप स्टाइल का मतलब है वो बिहेवियरल पैटर्न जो एक लीडर अडॉप्ट करता है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी तो आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, कि जहां पर आपको लगता भी नहीं कि यार हो क्या गया है इन्हें। आप कई बार ऐसे इस स्टेट में आए थे कि क्या हो गया आज, इतना गुस्सा क्यों, जहां पर वो कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा है, जो कहा है जैसा कहा है वैसा ही करना है, जो तुमसे कहा गया है उतना करो सिर्फ। तो जब वो ये वाली लाइन बोल रहे हैं ना, आपको पता है ये हमारा एक लीडरशिप स्टाइल है, ये उनका एक बिहेवियर पैटर्न है। और जहां पर कई बार आप उनको ये देखते हो कि अरे बेटा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, चलो मिलकर डिस्कस करते हैं, एक फैमिली डिस्कशन हो रहा है, वो घर पे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि आपकी बात भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको हम इन्वॉल्व करेंगे हर एक चीज़ में, है ना। ये भी एक उनका एक बिहेवियर पैटर्न है आपके साथ डील करने का, आपके अंदर की बात बाहर निकालने का। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त की तरह ही हैं, जो तुम्हारे दिल में है बस कह डालो, मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी प्रॉब्लम है, इतना घबराना क्यों है। ठीक है, तीसरा कि देखो तुम्हारी मर्जी है यार, तुम्हारा काम है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा कर लो। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पर पढ़ने जाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर बुक खरीदना चाहते हो, आप अपने हिसाब से अपना एक ट्यूटर चूज कर रहे हो, तो वहाँ पर उन्होंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया कि देखो यार मेरा काम तो इतना था कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना कि देखो तुम्हारे 12th क्लास के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो बता दो, ले लो, पैसे हमारे पास से ले लेना, तुम्हें जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, ग्रुप स्टडी करनी है, जो करना है वो करो, मुझे तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, तुम्हारी मर्जी है, पूरी फ्रीडम है तुम्हें अपना काम करने की। ये भी एक बिहेवियर पैटर्न है। तो लीडरशिप के अंदर हम इन्हीं बिहेवियर पैटर्न की बात करेंगे कि कब किस सिचुएशन में हमारा लीडर कैसे बिहेव करता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा अंडर द टॉपिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, सो देखिए जरा, द बिहेवियरल पैटर्न विच द लीडर
which the leader reflects in his role, कि वो बिहेवियर पैटर्न जो एक लीडर दिखाता है आपको अपने रोल के अंदर एज अ लीडर, कि एज अ लीडर वो किस तरीके का बिहेवियर आपको शो कर रहा है, उसे ही बोलते हैं द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इन 3 लीडरशिप स्टाइल के बारे में जो आपको यहाँ पर सामने कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, जहाँ पर एक में तो ये जो हमारे बॉस है कितने खड़ूस से लग रहे हैं ना, और ये उनके सबऑर्डिनेट है जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, और एक ये खुश मिजाज सा मुझे लग रहा है लीडर यहाँ पर, और तीसरा लीडर तो अपने आप में ही कहीं खोया हुआ है, बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से खोया हुआ है। तो ये तीनों जो स्टाइल हैं हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले नाम समझ लेते हैं कि हमारे लीडरशिप स्टाइल कितने तरीके के हैं। बेटा 3 तरीके के हैं, तो तीनों के नाम ध्यान से आप सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये अपनी समरी नोटबुक में आप लोगों ने बनाना है फ्लो चार्ट। तो पहला लीडरशिप स्टाइल जो हम पढ़ेंगे वो होगा बेटा अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ, काम अभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अथॉरिटेटिव एंड ऑटोक्रेटिक। दूसरा लीडरशिप स्टाइल है बेटा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेटिक भी कहते हैं और पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। तीसरा थोड़े से अलग नाम है, कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं हमारे पास, लेजी फेयर और फ्री रेन। ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है लीडरशिप स्टाइल की। ठीक है, तो आइए जरा वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टाइल ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन लीडर। नाम में कितना वजन है ना, नाम में ही पावर दिख रही है। अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार बहुत ही पावरफुल लीडर होगा ये। बिल्कुल बहुत पावरफुल लीडर होता है ये। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाने जाऊंगी आपकी पूरी स्कूल की जर्नी। आज आप क्लास 12th में हैं, स्कूल का लास्ट ईयर है ना। तो इस स्कूल की पूरी जर्नी में आपने न जाने कितने अलग अलग टाइप के टीचर्स देखे होंगे। तो चलो याद करो अपनी इस जर्नी के अंदर वो एक ऐसा टीचर जिसको तुम लोग खड़ूस टीचर कहा करते थे, जो पूरा अपने नाक पे गुस्सा लेके तुम्हारे क्लासरूम में एंटर करता है और खूब तुम्हें डांटता है, और जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे क्रॉस क्वेश्चन करे। यानी कि वो जैसा आके ऑर्डर करे वैसा ही वो एक्सपेक्ट करता है कि सारे लोग उसके ऑर्डर को मानना शुरू कर दें। कि अगर उसने बोल दिया कि सारे बच्चे ये जो सामने मैंने 5 लाइंस लिखी है उसको 10 टाइम्स लिखेंगे, तो आप सभी को वो लाइंस 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी और जरा सा भी आप उसके आगे नहीं बोल सकते। वो किसी की सुनता ही नहीं है, आता है अपनी बोलता है और चला जाता है। तुम्हें हिटलर तो याद नहीं आ रहा इससे, और अगर आ रहा है ना याद तो बिल्कुल सही याद आ रहा है। ये बिल्कुल हिटलर वाला लीडर होता है जो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता। और सलमान खान का एक डायलॉग तो इसको बहुत पसंद है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर तो मैं तुम्हारी क्या अपनी भी नहीं सुनता। तो यस, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो सिर्फ अपनी बात को कहना जानता है, जो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देता है और बदले में ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद करके उसकी बात को सुने। यहाँ पर सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि किसी भी तरीके से दोनों तरफ से कोई भी बातचीत यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। और ऐसे लीडर को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं डॉगमेटिक। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पे भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सी क्लास में ऐसी टीचर मिली थी जो बिल्कुल हिटलर की तरह थी। ठीक है, तो एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स द ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स इट्स सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर। तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है जो आपको ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से कि भाई तुम उनके उन ऑर्डर्स को मानो। ठीक है, इफ मैनेजर इज फॉलोइंग दिस स्टाइल, तो अगर कोई मैनेजर इस तरीके का स्टाइल फॉलो करता है, देन कम्युनिकेशन इज ओनली द वन वे विद द सबऑर्डिनेट। तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ वन वे होता है, यानी कि सिर्फ लीडर की तरफ से ही बातचीत हो रही है, इन रिटर्न आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, द लीडर इज नोन एज अ डॉगमेटिक। अब मैम आप क्या क्या कैसी बात कर रही है, डॉगमेटिक क्या कह रही है यहाँ पे हमारे लीडर को? बेटा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये बुक में ही लिखा है। सो डॉगमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डजंट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। यानी कि वो अपने डिसीजन से कोई भी अगर मतलब हटने की कोशिश करता है, ये उसको पसंद नहीं है, वो खुद भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता और उसे कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि आप उसके
बात को काटे या आप उसकी बात के अपोजिट कुछ काम करें तो उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल द डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज, यानी कि सारी की सारी जो पावर है डिसीजन मेकिंग वो उसके ही हाथ में है, उसने वो पावर किसी को नहीं दे रखी, क्योंकि सेंट्रलाइज का तो मतलब क्या होता है, पावर एक ही के हाथ में है, एक ही जगह पर है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। बॉस सेंटर्ड क्यों? क्योंकि वो पूरा बॉसी है ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके सबॉर्डिनेट उससे सवाल जवाब करें। ठीक है, समझ आ गया कि ऑटोक्रेटिक ये खड़ूस लीडर कैसा होता है। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बताती हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेटा डेफिनेटली आप लोग इसका डायग्राम बना के आइएगा, बिल्कुल पूरे नंबर आप लोग हासिल करके आएंगे। ठीक है, तो बेटा देखो डायग्राम आपको कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले दिखाना है अपना एक सुपीरियर। ये है वो सुपीरियर जो बिल्कुल खड़ूस है, जो किसी की बात को नहीं सुनता, बिल्कुल ऐसा ही खड़ूस है वो। ठीक है, और उसके नीचे काम करते हैं उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट बी, सी और डी, ये हैं हमारे कुछ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो मैंने यहाँ पर जो एरो बनाए हैं बातचीत के वो सिर्फ वन साइडेड एरो ही बनाए हैं। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी इस एरो को ऊपर की तरफ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि रिवर्स कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं ए से बी पे, ए से सी पर, ए से डी पर। इवन ये भी आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हो तो सिर्फ सुपीरियर ही बात कर रहा होता है सबऑर्डिनेट से, बदले में सबऑर्डिनेट सुपीरियर से किसी भी तरीके की बात नहीं कर सकते। तो ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए और ये डायग्राम आपकी मदद करेगा टू अंडरस्टैंड द लीडरशिप स्टाइल ऑफ कौन से वाला, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, तो ये डेफिनेटली आपको बनाना है। मैंने इसीलिए ये छोड़ा ताकि आप साथ साथ इसको बनाएं और बनाते बनाते आपको ये सारी चीजें याद रहें। ठीक है, अब मैम एक बात बताइए कि ऐसा लीडरशिप स्टाइल फिर है ही क्यों? क्यों इस तरीके के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है जो इतना नेगेटिव है, इतना खड़ूस है, इतना हिटलर है? हिटलर के बारे में तुमने न जाने कितनी सारी कहानियां पढ़ी हैं, तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल क्यों है? बच्चे, अगर आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा सा डांटे वाटेंगे नहीं ना तो तुम उनके हाथ से निकल जाओगे। बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। एक टीचर भी ये तीनों रोल एक साथ भी परफॉर्म कर सकता है। एक टीचर भी समटाइम्स ऑटोक्रेटिक होता है, एक टीचर भी समटाइम डेमोक्रेटिक होता है, और कई बार वो लेजी फेयर भी हो सकता है। तो तीनों ही रूप आपको एक ही टीचर के अंदर भी देखने को कई बार मिल सकते हैं। ठीक है, बट ऑटोक्रेटिक वो कब बिहेव करता है? देखो, जब हमें चाहिए क्विक डिसीजन, जब हमारे पास टाइम नहीं है डिसीजन लेने के लिए और बहुत क्विकली हमें ये काम करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इस वाले लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। दूसरा, जब हम चाहते हैं कि हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते स्पेशलाइजेशन के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ, उस टाइम पर भी हम इस लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। देन और कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब टाइमली कंप्लीट करना हो हमें काम, जब हमारे पास बिल्कुल समय ना हो और हम चाहते हैं कि बस तुम बातचीत में समय व्यर्थ मत करो, फटाफट फटाफट काम करना शुरू करो, तो ऐसे में भी हम लोग इस लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि कब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे जरा, इसकी एक की लाइन है यहाँ पे, बॉस मेक ऑल द डिसीजंस एंड नो इनपुट फ्रॉम द एम्प्लॉय। कोई इनपुट एम्प्लॉय से नहीं है। एक गारमेंट फैक्ट्री थी, वहां का मैनेजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अपने वर्कर को ये बताता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू फिनिश। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू फिनिश, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें उसने उसको बताई। एंड नो वन इज अलाउड टू क्वेश्चन और सजेस्ट एनीथिंग, और किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सके या कुछ सजेस्ट कर सके, यानी कि मुझे बस काम चाहिए, सवाल नहीं। ठीक है, सो आई होप कि अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं अब डेमोक्रेटिव, और जिसे हम पार्टिसिपेटिव लीडर कहते हैं। नाम क्या कहता है? डेमोक्रेटिक, कि आप भी हमारे लिए कुछ हैं, आप ही की सरकार है जी। डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव, आपके साथ मिलकर रहेंगे। तो अब याद करो अपनी वो टीचर अपने स्कूल जर्नी की जो हमेशा तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहता है, जिसने हमेशा तुम्हारी बात को सुना है, जिसने सिर्फ यही नहीं किया कि क्लास में आकर सिर्फ अपनी बात बोली, उसने अपनी बात तो बोली बट एट द सेम टाइम तुम्हारे दिल की सुनी भी।
तुम्हें भी इम्पोर्टेंस दिलवाई, उसने तुम्हें भी कुछ समझा, और जब भी कुछ क्लास में कोई भी डिसीजन लिया या कोई भी काम अलॉट किया तो उसमें उसने कहा कि हम सब मिलकर करेंगे, हम सब ये काम करेंगे। तो जहाँ पर इस तरीके का प्यारा सा लीडर तुम्हें मिला तो उसे हमने बोला डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वो टीचर है, चलो नाम मत बताना, लेकिन कौन सी क्लास में और वो कौन सा इंसिडेंस है जिसने तुम्हें ये एहसास कराया कि तुम्हारा वो टीचर कौन सा था, एक डेमोक्रेटिक टीचर था। ठीक है, देखो जरा, इट इज द वन in which the leader develops the action plans and makes the decision in consultation with his subordinate। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर होता है वो एक्शन प्लान पहले खुद बनाता है। उसने एक्शन प्लान बनाया, मतलब एक डिटेल बना दी उसने, और अब जब वो डिसीजन लेगा तो डिसीजन के अंदर वो कंसल्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ। यानी कि ऐसा नहीं ऑटोक्रेटिक के तरह के डिसीजन भी खुद ले रहा है, एक्शन प्लान्स भी खुद ही बना रहा है, नहीं। या उसने एक्शन प्लान, भाई देखो बीइंग अ मैनेजर एक्शन तो प्लान्स तो वही बनाएगा, बट उस प्लान के ऊपर वर्क करने से पहले आपसे पूरी बातचीत की जा रही है, आपसे सारे जो एक कंसल्टेशन, एक जो सजेशन है वो आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर देखो एक लीडर भी बोल रहा है और आप भी बोल पा रहे हैं, सो टू वे कम्युनिकेशन हो गया ना। जैसे कि ऑटोक्रेटिक में तो वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। सो दे ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट टू द अदर्स ओपिनियन, और यहाँ पर आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जा रही है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके लीडर्स हैं, टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म भी कर पाए। अब क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही का बोलबाला नहीं दिख रहा, वहां तो सिर्फ हमारे लीडर का बोलबाला दिख रहा था, तो इसलिए उसको हमने बॉस सेंटर लीडरशिप कहा। लेकिन भाई यहाँ पर तो तुम भी हो और हम भी हैं, यानी कि हम सब लोग मिलकर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इसे बोला गया ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए इसको भी हम इसके डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए जरा, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। अब क्योंकि ये ग्रुप सेंटर लीडरशिप है तो यहाँ पर जो आपका सुपीरियर है वो बीच में रहेगा, और जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट बी, सबऑर्डिनेट सी, सबऑर्डिनेट डी और सबऑर्डिनेट ई, ये यहाँ पर हमारे उसके चारों तरफ है, यानी कि बीच में हमने अपने लीडर को बिठाया और पूरे चारों तरफ से उसको उसके सबऑर्डिनेट्स ने घेर लिया। तो ए यहाँ पर कौन है हमारा, ए है हमारे यहाँ पर लीडर, ये हम लिख कर दिखाएंगे। बी सी डी और ई ये हो गए हमारे सबऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। अब इनको आपस में लिंक करना है, तो जब आप लिंक करेंगे तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो रहा है और बदले में कम्युनिकेशन रिटर्न भी जा रहा है। ए डी से बात कर सकता है, डी ए से भी बात कर सकता है, ई ए से बात कर सकता है, तो ई भी ए से बात कर सकता है और ए भी ई से बात कर सकता है। यानी कि आपस में सबको एक दूसरे से बात करना अलाउड है, यानी कि सभी लोग लीडर से बात कर सकते हैं, लीडर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, सबऑर्डिनेट अपने लीडर से बात कर सकता है, और आपस में ये सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये है हमारा द डायग्राम ऑफ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल का, जहाँ पर हम ग्रुप में रहकर काम करते हैं। अब इतना अच्छा प्यारा प्यारा सा लीडर कब काम आता होगा, उसकी क्या एडवांटेजेस होती होंगी, तो जब भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल इंक्रीज करना है, भाई हमें उनको मोटिवेट करना है, उनके अंदर एक ये जनरेट करनी है फीलिंग कि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उस टाइम पर हम इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी आप ये मत समझो कि आपका नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो डिसीजन मेकिंग में आपका भी पूरा रोल है। उसके अलावा क्योंकि जब 10 लोगों के साथ बातचीत करके हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ नया और कुछ इनोवेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या, डेमोक्रेटिक स्टाइल, और इसका भी ले लेते हैं अब एक फटाफट से एग्जाम्पल। तो इसकी जो की लाइन है, वन लाइनर जो हम जिसे कहते हैं, लीडर इन्वॉल्व्स टीम इन डिसीजन मेकिंग। तो लीडर अपनी पूरी टीम को लेकर चलता है किसमें, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक मार्केटिंग हेड ने अपनी पूरी टीम को बुलाया कि आओ यार बातचीत करेंगे बैठ के। तो मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, आइडियाज डिस्कस किए गए,
फाइनलाइज हुई स्ट्रैटेजी किसके बेसिस पर, हर किसी के इनपुट्स लिए गए, हर किसी की बात को सुना गया और समझा गया, उसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन हुआ, तब जाके स्ट्रैटेजी फाइनलाइज की गई। तो सबकी सुनेंगे तभी बेस्ट आइडिया निकलेगा। ठीक है जी, चलो तो ये वाले लीडर तो बढ़िया लगा हमने, है ना। चलो आते हैं अगले की तरफ, लेजी फेयर लीडरशिप, जिसको हम फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं। अब याद करो फिर से अपनी इस स्टूडेंट जर्नी के अंदर एक ऐसा टीचर जिसने ना कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई, जिसको लगा कि फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पेरेंट्स भी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ करते हैं कि ठीक है, हमने बच्चे को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए दी है, एक विश्वास है हमें अपने बच्चे के ऊपर। आज अगर हमने उसको बाइक दी है तो हमें पता है कि वो किसी गलत जगह नहीं जा रहा है, हमने उसको कार दी है, हमें पता है वो कोई गलत इस्तेमाल उसका नहीं करेगा। उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन है, सो डेफिनेटली वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा होगा, ये हमारा विश्वास है। हम नहीं देख रहे हैं उसकी पर्सनल स्पेस में, हम नहीं घुस रहे हैं, हम नहीं चेक करते उसका बैग, हम नहीं चेक करते उसका मोबाइल फ़ोन, वो अपने दोस्तों से क्या बात करता है, ये चीज़ें भी हम नहीं सुनते हैं। जब उसके दोस्त आते हैं तो हम उठकर वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल बातें कर सकें। क्योंकि भाई देखो, जब एक ग्रुप में एक जैसे लोग मिलकर बैठते हैं तो वो अपनी तरीके की बातें करते हैं। ऐसे में कहीं जब बड़ा उनके बीच में जाकर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा झिझकते हैं अपने तरीके की बात करने में। तो ठीक है, वहाँ पर उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसे में आपके पेरेंट्स आपको कुछ हद तक स्पेस दे देते हैं, कुछ हद तक फ्रीडम दे देते हैं, आपकी प्राइवेसी के अंदर वो नहीं घुसते। तो कुछ ऐसा ही एक टीचर भी होता है कई बार कि हमने बच्चों को कहा कि देखो बच्चों, ये काम है, ये ग्रुप प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को बनाना है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया जाएगा, अब जो भी करना है, जैसे भी करना है आप लोग करिए, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बस कुछ भी ट्रबलसम चीज़ मत करना, है ना। तो यहाँ पर जो आपका लीडर है वो कहता है कि मुझे अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करनी, बीइंग अ टीचर मेरे हाथ में बहुत सारी पावर है, ठीक है, बट मुझे उस पावर का तब तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक मुझे कुछ भी गलत होते हुए नहीं दिख रहा है। तो बताइए कोई ऐसा टीचर जो आपकी स्टूडेंट लाइफ में आया हो जिसने कभी भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया, जिसने आपको फ्री छोड़ दिया आपका काम करने के लिए, और जब तक उसे कुछ भी गलत नहीं दिखा तब तक उसने बिल्कुल भी अपनी पावर का इस्तेमाल आपके ऊपर नहीं किया कि भाई मैं तो टीचर हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगा, मैं तुम्हें नंबर कम दे दूंगा। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, बस जब उसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेस होता हुआ दिखा कि ठीक है ये तो कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, तब उसने आके इंटरफेयर किया, अदरवाइज नहीं। तो डेफिनेटली ऐसा कोई टीचर आपको मिला ही होगा। तो ऐसा ही एक लीडर होता है हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, जो बिल्कुल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझता, अनलेस और अनटिल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हो जाती तब तक। उसका रोल बहुत लिमिटेड होता है। वो सिर्फ किस काम के लिए आता है कि उसने आपको प्रोजेक्ट समझा दिया, उसने आपको गोल समझा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट कर दी, आपको सपोर्ट दे रहा है, जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसके पास आके बात कर सकते हो, बट वो खुद आके इंटरफेयर नहीं करता है और आप अपना काम खुद से करते हैं। तो वही होता है हमारा फ्री रेन लीडरशिप, लेजी फेयर, जहाँ पर ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है, जहाँ पर फ्री रेन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन और लेजी फेयर का मतलब होता है लेट इट बी, अलाउड कर दो, जैसा करना है करो। ठीक है, तो देखिए ये प्यारा सा है, ये भी हमारा जो लीडर है बहुत अच्छा है, ये हम पे विश्वास कर रहा है। तो ये लीडरशिप स्टाइल क्या कहता है, सच अ लीडर डजंट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। जब तक सच में नहीं लगता ना कि यार जरूरी है, तब तक ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। एंड द फॉलोअर्स आर गिवन द हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे फॉलोअर्स को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दी जा रही है। देखो ऑटोक्रेटिक में तो वो तुम्हारे सर पे बैठा हुआ ये चढ़ के, वो देख ही रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल हिल भी नहीं सकते उसके सामने। डेमोक्रेटिक में भी देखो वो तुम्हारे बीच में बैठा है, वो तुम्हारे बीच में बैठा है तो वो तुम्हें देख तो रहा है ना कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसकी नजर तो है ना तुम्हारे ऊपर, उसकी नजरों के अंदर ही तुम्हारा जो सारा काम है वो हो रहा है। उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब उसके कानों में उसकी नजरों में वो सारी चीजें हैं। बट ये वाला जो लीडर है ना, ये तुम पे अंधा विश्वास कर रहा है, ये तुम्हें पूरी इंडिपेंडेंस दे रहा है अपना काम करने की। ठीक है, एंड
टू फॉर्मुलेट देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज टू अचीव देम। और इसने पता है तुम्हें इतनी इंडिपेंडेंस दे दी है कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से डेवलप करो और अपने तरीके से देखो कि उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव अपने बनाओ भी खुद और उनको कैसे हासिल करना है ये भी तुम खुद ही सोचो, ठीक है। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ऑन, और यहाँ पर तुम खुद ही अपना ग्रुप बनाते हो और अपने आप काम करते हो, अपने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, यानी कि वो तुम्हें क्या सेल्फ रिलायंट बना रहे, वो तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहे कि भाई तुम भी सीखो कि कैसे क्या होता है। सो द लीडर ओनली सपोर्ट्स एंड सप्लाइज द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। बट ऐसा भी नहीं है कि यार वो तुम्हें मतलब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो तुम्हें सपोर्ट करता है। जब भी तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है तुम फंस रहे हो, अब तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो तुम आओ उसके पास, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वो तुम्हें ला कर देगा, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट इज दिस कि काम लेकिन सिर्फ तुम्हें ही करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने तुमको राजा बाबू बना दिया है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप, क्योंकि देखो ना यहाँ पे सारे काम सबऑर्डिनेट ही कर रहा है। पहले वाले में लीडर कर रहा था तो बॉस सेंटर था, दूसरे वाले में लीडर भी कर रहा था, सबऑर्डिनेट भी कर रहे थे, सब मिलकर काम कर रहे थे तो ग्रुप सेंटर था। यहाँ तो लीडर आराम से साइड में बैठ के चाय पी रहा है, जूस पी रहा है, काम लेकिन सिर्फ तुम ही कर रहे हो, तो ये कैसा हो गया, सबऑर्डिनेट सेंटर लीडर हो गया। तो चलो जरा इसका भी डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें कि कैसे डायग्राम बनेगा इसका। चलो निकाल लो अपनी कलम और मेरे साथ साथ जरा डायग्राम बनाओ। तो बेटा यहाँ पर ये है आपका लीडर, ये लीडर है, इसने अपनी कुर्सी यहाँ पे लगाई, एसी चलाया और भाई बैठ गया। अब तुम सारे सबऑर्डिनेट मिलकर यहाँ पर जुगाड़बाजी लगा रहे हो, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके कि काम होगा कैसे। जो हमारे साहब जी हैं वो हमें काम तो बता गए हैं, बट उस काम का सॉल्यूशन हम सबको मिलकर निकालना है। तो आप सभी लोग सबऑर्डिनेट्स मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, किटर पिटर कर रहे हो कि यार क्या करे कैसे करे। उसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी और वो साइड में जाकर बैठ गया। अब वो बिल्कुल भी तुमसे इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो नहीं बैठा बीच में आके, बिल्कुल साइड में जाकर बैठ गया। सो ये जो पोजीशन है ये डिस्क्राइब करती है द लेजी फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सो डायग्राम क्लियर हो गया आप लोगों को। तो डायग्राम बहुत मदद करेगा उस स्टाइल को समझने में और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर दिलवाने में, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेज क्या है भाई, देखो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे इनिशिएटिव डेवलप होता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। एक तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिल रही है डिसीजन लेने की, प्लस आपके अंदर ये एक पहला कदम लेने के लिए आप मोटिवेटेड हो रहे हो, इनिशिएटिव डेवलप हो रहा है आपके अंदर, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक जी। सो समझ आ गया सब लोगों को ये वाला। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, अब मेरी वन लाइनर, लीडर गिव्स फुल फ्रीडम मिनिमल इंटरफेरेंस। आपके लीडर ने आपको फुल फ्रीडम दी और बहुत ही कम इंटरफेरेंस वो करता है आपके काम में। जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइन टीम को ये बताया गया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में बताया गया और उसके बाद फुल फ्रीडम दे दी कि आप अपने हिसाब से काम करो, हम बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बॉस ने सिर्फ बता दिया कि क्या काम करना है, कब तक करना है, अब उसके बाद आप उसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते ये आपके ऊपर है। तो आपको काम समझ आ गया है, अब कैसे करना है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। तो आई होप कि इन सभी चीज़ों से आपको तीनों लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो चलो करते हैं तीनों के बीच में एक कंपैरिजन और फिर से एक समरी की तरह इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर से रिलेटेड। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि ऑटोक्रेटिक में सिर्फ लीडर ही डिसीजन लेता है, लेकिन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में ग्रुप इनपुट के साथ डिसीजन लिया जाता है। वहीं पे लेजी फेयर के अंदर सबऑर्डिनेट खुद से ही डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, बॉस का वहां पर कोई खास रोल नहीं होता। कम्युनिकेशन फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली वन वे है, सिर्फ सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट से बात कर पा रहा है, बट यहाँ पे टू वे है, लीडर अपनी कहता भी है और आपकी सुनता भी है। यहाँ तो फ्री फ्लो है, सारे सबऑर्डिनेट आपस में किटर पिटर करते रहते हैं, वही आपस में सारी बातचीत करते हैं और सब कुछ डिसाइड करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, भैया यहाँ तो मैं यही कहूंगी कि इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बहुत ही कम है, नाम मात्र है और सिर्फ उनको ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बट यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपका प्लानिंग और डिसीजन में, बट स्टिल डिसीजन लेगा आपका लीडर ही, आपसे बात करेगा लेकिन डिसीजन लेने का फिर भी जो राइट है वो उसी के हाथों में है, पावर। बट लास्ट वाली लीडरशिप स्टाइल में बहुत ज्यादा रोल सबऑर्डिनेट का ही, इन्वॉल्वमेंट ही उन्हीं का ही है, वही यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अपने खुद के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, लीडर का एटीट्यूड।
भाई यहाँ पे हमारा लीडर स्ट्रिक्ट है, डॉगमेटिक है, और बिल्कुल भी मतलब वो कहता है कि बिल्कुल भी मेरी बात काटने की जरूरत नहीं है, बहुत खड़ूस वाला है ना। लेकिन ये सपोर्टिव है, ये आपके ओपिनियंस को सुनता है, समझता है। और यहाँ पे तो हैंड्स ऑफ, भाई हम तो जा रहे हैं, ठीक है, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, हमें नहीं देखना तुम क्या कर रहे हो, हमने बता दिया है। तो हैंड्स ऑफ कर लिया उसने तो, बट ये आपको सिर्फ क्या करता है, सपोर्ट देता है। जब तुम बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं तो हम बैठे अपना चाय कॉफी पी रहे हैं, ठीक। कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है, पनिशमेंट भी देता है, बट कई बार ना रिवॉर्ड भी दे देता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं ना, तुम्हें खड़ूस वाला भी थोड़ा सा प्यार कर देता है कि अरे वाह वाह मेरी टीम, तुमने बहुत बढ़िया काम करा, ये लो रिवॉर्ड, ठीक है, तो ये दे देता है। यहाँ पर तो शेयर्ड कंट्रोल है, ग्रुप का इन्फ्लुएंस चलता है यहाँ पर पूरा। और यहाँ पे तो बहुत ही कम कंट्रोल है, सिर्फ गाइडेंस होती है यहाँ पे, सिर्फ गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन स्टाइल कैसा है, ये कैसा मोटिवेशन स्टाइल है, ये तो एक्सटर्नल है। ऑटोक्रेटिक तो एक्सटर्नल है, क्योंकि यहाँ पे डर है कि पनिशमेंट मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं एक होप भी है, अच्छा काम करेंगे तो लीडर प्यार करेगा, लीडर हमें शाबाशी देगा, तो ये एक होप भी होती है। ये इंटरनल है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके गोल्स आपस में आप एक साथ शेयर कर रहे हो, एक ऑनरशिप, एक प्यार की भावना है यहाँ पर। यहाँ पे तो सेल्फ मोटिवेशन है, खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ करना है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की, क्योंकि लीडर आपको यहाँ पर देखता नहीं है, ठीक है। और डिफरेंसेस समझो जरा। व्हेन इज इफेक्टिव, कब इफेक्टिव है, अर्जेंट सिचुएशन में हम ऑटोक्रेटिक को यूज करेंगे, कहीं ना कहीं जब अर्जेंट सिचुएशन है, क्राइसिस का टाइम चल रहा है तब। जब क्रिएटिव करना हो कुछ, यानी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना हम चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग डेमोक्रेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर फैक्ट्रीज में चलता है, ये टीम और ऑफिसेज में चलता है। उसके अलावा जब हमारे पास एक्सपीरियंस्ड टीम है, भाई हमारी टीम ऐसी है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो हम लोग फ्री रेन का यूज करते हैं। जैसे कि R&D यूनिट के अंदर या किसी क्रिएटिव वर्क के अंदर हम लोग इस वाले लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर जो है वो फोकस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको डेडलाइन पूरी करनी है, तो इसलिए वो ऑटोक्रेटिक बन गया। स्कूल का प्रिंसिपल टीचर के इनपुट लेता है आगे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इवेंट की प्लानिंग करने में। एक सॉफ्टवेयर टीम लीडर अलाउ कर रहे हैं अपने डेवलपर्स को कि वो अपने काम को खुद से प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब इनके कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को आई स्टाइल कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, अपुन ही सब कुछ है यहाँ पर, तुम कुछ भी नहीं हो, अपुन ही राजा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको बॉस सेंटर्ड कहा आपने। यहाँ पर उसने कहा कि हम है भाई, हम, तुम मेरी जनता, मैं तुम्हारा राजा, राजा प्रजा दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, तो ग्रुप सेंटर्ड है। और यहाँ पर तो प्रजा ही सब कुछ है, तुम ही भाई सब कुछ हो, तुम ही चला रहे हो ये देश, ये जनता ही देश चला रही है, यू स्टाइल, अपन तो साइड में बैठा हुआ है, चाय कॉफी पी रहा है। सो दिस इज सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे पता चल चुका है ये रिजिड है, स्लाइटली कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही, बट तब भी चार्ज आपके लीडर का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में बैठा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बस कुछ रूल्स उन्होंने आपको बता दिए कि बस इस रूल्स को पालन करते रहना, बाकी अपना काम करो मस्त होके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये थे हमारे 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये तीनों के तीनों स्टाइल्स समझ आए होंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। तो फटाफट से थम्स अप कर दो मुझे कि यस मैम, हमें सारे के सारे जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो बच्चों आज की क्लास को करते हैं अब यहीं पर ख़त्म। अब आपका काम है क्या, इन तीनों लीडरशिप स्टाइल को पढ़ना है और अपनी रेफरेंस बुक में जाकर इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी आपको दिख रही है उसको करना है सॉल्व, ताकि हैंड टू हैंड आपकी हो जाए बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस। सो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यानी कि कम्युनिकेशन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।